डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12वीं क्लास की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में इकाई दूसरी का तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो देखिए बच्चों, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। देखेंगे, देखिए जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या की जितनी भी विशेषताएं उनका एक समग्र रूप से अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है, जिसमें लिंगानुपात, व्यावसायिक संरचना, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, आयु वर्ग आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। किसी भी देश में, कोई भी देश है, उसमें विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे व्यवसाय है, शिक्षा है और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है बच्चों? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन जीने की औसत आयु कितनी है, यानी एवरेज उम्र कितनी है लोगों के जीने की। अब आता है लिंग संगठन। देखिए, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांगीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर सकते हैं कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्रों से परिकलित किया जाता है कि पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या इंटू 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या देखी जाती है। जबकि भारत में इस सूत्र का प्रयोग करके लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है कि स्त्रियों की जनसंख्या ऊपर आती है, पुरुषों की जनसंख्या नीचे आती है। स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। इस तरीके से हमारे भारत में सूत्र का उपयोग किया जाता है लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए। इसके बाद देखिए बच्चों, लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। लिंगानुपात से ही हम किसी भी देश की महिलाओं की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, यानी स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, वहाँ लिंगानुपात अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा, दहेज प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण है इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न हो सकता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों, यानी किसी क्षेत्र में जैसे पुरुष प्रवास कर जाते हैं काम तथा रोजगार के लिए, तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है तो उनका स्तर ज़्यादा होगा। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। देखिए, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों और भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती हैं उनसे समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जैविक लाभ ज़्यादा होता है स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा, और स्त्री अधिक सहनशील और स्थिति स्थापक होती है। फिर भी सामाजिक हानि और भेदभावों द्वारा उनके जो लाभ हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और देखिए, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लैटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके विपरीत निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। अर्थात ये 100 के एवरेज में औसत रूप में निकाला है ये
100 के रूप में। लिंगानुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। यानी इसको हम 1000 करेंगे तो ये 1020 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये 850 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 3110 हो जाएगा। अंतर नहीं दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि 72 देशों में ये उसके प्रतिकूल है। यानी 139 देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, जबकि 72 देशों में स्त्रियों की संख्या कम है। सामान्यतः एशिया में लिंगानुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंगानुपात और भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण भी है। तो इस तरीके से ये बच्चों विभिन्न देशों में लिंगानुपात का विवरण है। आगे हम बात करते हैं आयु संरचना की। तो देखिए आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब जो आयु वर्ग हैं उन आयु वर्गों में लोगों की कितनी संख्या है उसको प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या, इसका मतलब यह है कि वृद्ध वर्ग पर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है प्रदेश में जन्म दर ऊंची और जनसंख्या युवा है। अब आता है बच्चों आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। जनसंख्या की विशेषताओं को क्या करती है? परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग तो पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत को दर्शाता है। चित्र संख्या 3.1, 3.2, 3.3 में जनसंख्या के विभिन्न प्रकार के पिरामिड हैं, उनको दर्शाया गया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है विस्तारित होती जनसंख्या या धनात्मक पिरामिड। इसमें एक साइड में तो स्त्री जनसंख्या और दूसरी साइड में पुरुष जनसंख्या, इनको दर्शाया जाता है। तो देखिए बच्चों, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड जैसा कि आप देख सकते हैं विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग यानी छोटे आयु वर्ग में बाल वर्ग, उनमें विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो भी वो ऐसे ही दिखाई देंगे। तो ये हम देख सकते हैं, इधर ये आयु वर्ग है, इधर पुरुष और इधर स्त्री। तो देखिए बच्चों, जहाँ जन्म दर ज़्यादा होती है वहाँ छोटे छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसके बाद में अगला आता है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। स्थिर जनसंख्या में देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। यह ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को दर्शा रहा है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या कैसी है? स्थिर हो जाती है, यानी बच्चों की संख्या कम है। यहाँ देखिए युवा वर्ग ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बच्चों की जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो समान है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्थिर जनसंख्या पिरामिड है। इसके बाद में ह्रासमान पिरामिड। ह्रासमान का मतलब होता है घटता हुआ पिरामिड। तो देखिए बच्चों, ये जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक हो जाती है, इनमें जनसंख्या बढ़ती नहीं है। देखिए 0 से 5 वर्ष की आयु में ये जो
जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ही कम हो गई है, जिससे जनसंख्या के घटने का क्रम चालू हो जाता है। तो इस तरीका ये पिरामिड जापान देश का बना हुआ है। इसके बाद देखिए ये क्रियाकलाप है, स्कूल के बच्चों का एक जनसंख्या पिरामिड बनाए और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये जापान का पिरामिड है। वृद्धि होती जनसंख्या, देखिए जनसंख्या का वृद्ध होती जनसंख्या। वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है, लेकिन वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद देखिए ग्रामीण व नगरीय संगठन, इसको बच्चों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।